आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 7, जिसमें हम एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लगभग 14 से 16वीं सदी तक जो कि चैप्टर का जो कि समय काल है, जिसमें हम इसके बारे में समझने वाले हैं कि एक साम्राज्य की जो राजधानी विजयनगर रही है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि विजयनगर अथवा विजय का एक शहर है। एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम है। इस साम्राज्य की राजधानी 14वीं शताब्दी में की गई थी और अपनी चरतुष्मत पर उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उखड़ गया। हालांकि 17-18 शताब्दियों तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया, पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। अब क्या हुआ था कि विजयनगर जो कि एक साम्राज्य था, जिसको विजय का शहर भी कहते हैं, और एक शहर और अनेक साम्राज्य के लिए प्रयुक्त किया गया था। इस साम्राज्य की स्थापना जो कि 14वीं शताब्दी में हुई थी। फिर 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और यह बिखर गया पूरी तरह से। फिर क्या हुआ, इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ। फिर इसको पंपा देवी के नाम से जाना जाने लगा और इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, साहित्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। फिर क्या हुआ, विद्वानों द्वारा, अवशेषों द्वारा इस जो कि विजयनगर साम्राज्य की फिर से खोज की गई और इनको जीवित रखा गया और इसकी खोज के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया कि विजयनगर साम्राज्य कैसा था। और आज हम विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम्पी की खोज। तो हम्पी की खोज जो कि कैसे हुई थी, तो आज हम समझेंगे हम्पी की खोज के बारे में, ठीक है। तो हम्पी की खोज कैसे हुई थी, हम्पी जो कि विजयनगर को भी इसी नाम से जाना जाता है। तो हम्पी की भवनावशेष जो कि 1800 ईस्वी में एक अभिनेता तथा पुरोहित कर्नल कॉलिन मैकनीज द्वारा प्रकाश में लाए गए। अब जो कि हम्पी के जो अवशेष थे जो कि 1800 ईस्वी में अभिनय जो कि पुरातात्विक कॉलिन मैकनीज द्वारा प्रकाशित हुए, और मैकनीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। इन्होंने पहला जो कि हम्पी का मानचित्र तैयार किया था और इन्होंने 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकनीज ने यहाँ के अवशेषों को ढूंढ निकाला। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारी विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के जो कि पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। तो इन्होंने जो कि सबसे पहले खोज की शुरुआत की जो कि विरूपाक्ष मंदिर से की थी और पंपा देवी की पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर काफ़ी ध्यान दिया था। कालांतर में 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करके आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। और 1836 में ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों में कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। और इस शहर में साम्राज्य के इतिहास के पुनर्जागरण प्रयास में इतिहासकारों ने स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और अन्य संस्कृत ग्रंथ में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। अब जो कि इन्होंने कई सारे अवशेष, अभिलेख, मूर्तियाँ, मंदिर आदि खोज निकाले और इससे हमें हम्पी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त मिलती है। तो इन्होंने क्या किया, यात्रियों के वृत्तांतों, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत आदि से मेल कर देखा कि यह वाकई में हम्पी के ही जो कि अवशेष हैं या नहीं। तो इस प्रकार से जो कि हम्पी की खोज की गई, विजयनगर साम्राज्य की पुनः जो कि खोज की गई उसके बारे में बताया गया, जो कि कॉलिन मैकनीज द्वारा प्रकाशन में लाई गई थी 1800 में। अब बात करें हम राय, नायक तथा सुल्तान। अब राय, नायक और सुल्तान क्या हुआ करते थे, तो इसके बारे में समझेंगे। तो परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। अब जो कि अभिलेखों के साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर की जो कि स्थापना हुई, तो हरिहर और बुक्का नामक जो व्यक्ति थे जो कि 1336 में इन्होंने विजयनगर की स्थापना की। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। तो इस जो कि साम्राज्य में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे, धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन
राजाओं जिनमें दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे। उभर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। तो यहाँ के जो राज्य के जो सुल्तान हुआ करते थे, जिन्होंने अपने राज्य को विस्तार से पूर्वक रखने के लिए नदी घाटियों, लाभकारी विदेशी व्यापार से संपदा एवं अधिकार और काफ़ी कुछ संघर्ष किया अपने राज्य को बढ़ाने के लिए और रखने के लिए। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान भी हुआ, मेल मिलाप भी होने लगा, विशेष रूप से स्थापित के क्षेत्र में होने लगा, स्थापन जो कि राज्य होने लगा। और विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकी को ग्रहण किया और जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। तो इन्होंने भवनों का भी निर्माण करवाया, तकनीकों का, नए नए तरीकों का निर्माण करवाया और उन्हें आगे विकसित किया, अपने साम्राज्य को काफ़ी विकसित करते गए। इस साम्राज्य के कई भागों में पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसला के राज्य का भी विकास होने लगा था। अब इस साम्राज्य में जैसे कई सारे भागों में शक्तिशाली राज्य स्थापित होने लगे। तमिलनाडु की बात की तो यहाँ पर जो कि चोल शासक आदि वंश रहने लगे। कर्नाटक में होयसालों के राज्यों का काफ़ी कुछ विकास होने लगा। तो इस प्रकार से जो कि यहाँ के नायक और जो कि सुल्तान थे अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले गए और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कि बुक्का और हरिहर एवं बुक्का दो नामक भाइयों ने 1336 में की थी। इस प्रकार से अगला टॉपिक है शासक और व्यापारी। मतलब जो शासक हुआ करते थे वे कैसे अपना शासन चलाते थे और व्यापारी लोगों का कार्य क्या होता था। तो चूंकि इस काल में शुद्ध कला प्रभावशाली अब सेना पर आधारित होती थी, इसीलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस समय जो कि युद्ध कला काफ़ी प्रभावशाली हुआ करती थी, घोड़ों का आदान प्रदान होता था। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब मध्य एशिया घोड़ों का आयात निर्यात होता था और यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदरई, चिट्टी अथवा घोड़े के व्यापारी कहा जाता था भी इन विनियमों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी में कुछ और लोग पटल पर भी उभर कर सामने आने लगे थे। पुर्तगाल थे तो 1498 में कुछ लोग पटल पर उभर के आने लगे थे। ये पुर्तगाल थे और जो कि उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए थे और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीकी, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उजली हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। तो इस प्रकार से जो कि पुर्तगाल जो कि आए थे और इन्होंने भी उत्तर जो कि उपमहाद्वीप में पश्चिमी तट से आने लगे व्यापार करने के लिए, तो इसमें राजनीतिक में महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने लगी थी। अब विजयनगर भी मसालों और वस्तु तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। अब जहाँ पर जैसे कि वस्त्र मसाले पाए जाएँ तो वहाँ पर व्यापार अत्यधिक होता है, जैसे कि विजयनगर में काफ़ी व्यापार होता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विशेष वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त स्वराज्य राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। अब विजयनगर जो कि एक मसालों, वस्त्र, रत्नों बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। कई सारे यहाँ पर मसाले, रत्न, विभिन्न प्रकार के आभूषण, वस्त्र आदि बिकते थे और ये व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो दूर दूर से एक देश से दूसरे देश, उपमहाद्वीप, पश्चिमी तट आदि से लोग पुर्तगाल आते थे व्यापार करने के लिए। तो इस प्रकार से विजयनगर जो कि दूर दूर व्यापारियों के लिए काफ़ी समृद्ध एवं महत्वपूर्ण योगदान देता था। अब बात करें राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन की। राज्य का जो कि पतन कैसे हुआ था। तो राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल हुआ करते थे। अब जो कि शासकीय वंश होता था तो उसमें कमांडर, सैनिक आदि हुआ करते थे। और पहले राजवंश जो कि संगम वंश कहलाता था, पहला जो कि सबसे पहले राजवंश था वह संगम वंश था। 1485 तक नियंत्रण रखा। अब संगम वंश ने जो कि 1485 तक अपने वंश पर नियंत्रण रखा। उन्हें सुलभों ने उखाड़ फेंका जो सैनिक कमांडर थे, जो सैनिक कमांडर हुआ करते थे, तो उन्होंने संगम वंश को काट कर फेंका और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुबों ने उनका स्थान लिया और कृष्णदेव राय तुलुब वंश से ही संबंधित थे। अब कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृष्टिकर था कि इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र जो कि रायचूर और दोआब हासिल किया गया था। इसी समय जो कि तुंगभद्रा का कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र था रायचूर और दोआब हासिल किया गया था। 1520 उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया था। 1514 तथा बीजापुर के सुल्तान को
बुरी तरह से पराजित भी किया गया था। फिर 1520 में हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तक कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय जो कि कृष्णदेव को ही जाता है। तो इन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण भी किया और मंदिर को जोड़ा भी कृष्णदेव राय ने। और उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। किसने? कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर जो कि नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। और विजयनगर संदर्भ में सबसे विशिष्ट जो विवरण कृष्णदेव राय के या उनके तुरंत बाद उनके काल से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो कि विजयनगर की स्थापना जो कि की गई थी और हरिहर बुक्का ने की थी, लेकिन कृष्णदेव राय ने उसके समीप ही एक अपनी मां के नाम पर नगलपुरम नामक की उपनगर की स्थापना की थी। अब कृष्णदेव राय की जो मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा था। अब जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई थी तो 1929 में, मतलब 1529 में राजकीय ढांचे में जो कि तनाव उत्पन्न होने लगा। उनके उत्तराधिकारी थे ना, जो उनका विरोध नायकों तथा सेनापति से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केरल पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अरविंदु के हाथों में चला गया। फिर वह वंश अपना हार गए और फिर अरविंदु वंश के हाथों में उनका जो कि वंश आ गया, और जो 17 शताब्दियों के अंत तक सत्ता का कब्ज रहे और उन्होंने मतलब कि 17वीं शताब्दी तक बने रहे। और फिर पहले ही इस तरह काल में उनके विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। इस प्रकार से जो कि वंश बदलते रहे और अनंत यह स्थित विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सुल्तानों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुआ। और 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षती तांगड़ी, जिसे कि तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1565 में एक युद्ध हुआ था, जिसे हम तालीकोटा के युद्ध या राक्षती तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। इस युद्ध में उत्तरी जहां उसे विजयनगर, अहमदनगर और गोलकुंड की जो कि संयुक्त सेनाओं द्वारा काकरी शिकायत मिली, विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा और कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। तो इस प्रकार से जो कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, और जैसे हम की राक्षती तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, और तालीकोट का युद्ध, इस युद्ध के दौरान ही विजयनगर साम्राज्य का जो कि पतन हो गया था पूरी तरह से।